दफन 42। जॉन की आवाज सुनते ही अनिकेत की चिंता बढ़ गई। पलक भी अनिकेत के चेहरे के हाव भाव देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ? कौन था? जॉन, कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत जाना होगा। पलक चिंतित नजरों से उसे देखती रही, लेकिन अनिकेत बिना देर किए उठ खड़ा हुआ। उसने आत्माराम को आवाज दी। फिर वे दोनों तुरंत गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी अनदेखी ताकत का साया वहां मंडरा रहा हो। अनिकेत अपनी गाड़ी से उतरकर चर्च की ओर बढ़ा। उसके साथ आत्माराम भी था। चर्च के ऊंचे गुंबद अंधेरे में विलीन हो चुके थे, और वहां पसरा हुआ भयानक सन्नाटा किसी अनजाने खतरे की आहट दे रहा था। चारों ओर केवल ठंडी हवा की सरसराहट थी, जो सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ा रही थी। आत्माराम ने कांपते हाथों से अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, साहब, ये जगह तो बहुत डरावनी है। अनिकेत ने बिना कुछ कहे चर्च के विशाल लकड़ी के दरवाजे को धकेला। क्रीक, दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का अंधेरा और गहरा लगने लगा। आत्माराम की सांसें तेज हो गईं। उसने इधर उधर देखा, फिर अनिकेत के करीब आकर धीरे से बोला, जॉन साहब, क्या सच में यही हैं? अनिकेत ने चारों ओर नजर घुमाई। चर्च की पुरानी लकड़ियों की महक हवा में घुली थी। मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और क्रॉस के नीचे एक टूटी हुई बेंच पड़ी थी। दीवारों पर पुराने समय की धार्मिक चित्रकारी अब धुंधली हो चुकी थी। जॉन यही आया था, अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा। आत्माराम ने हल्के से गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने चारों ओर फिर से नजर दौड़ाई और धीरे से बुदबुदाया, पर यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, साहब। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चर्च के कोने में रखी एक पुरानी घंटी बिना किसी वजह के टन 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 बज उठी। आत्माराम ने डर से झट से अनिकेत की जैकेट पकड़ ली। साहब, ये तो अपने आप ही। अनिकेत भी गौर से उसी ओर देखने लगा। चर्च अब भी वैसा ही था, खामोश, वीरान, लेकिन फिर भी वहां कोई था। कोई जो दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। चर्च की वीरांगी में पसरी खामोशी अचानक भारी हो गई। अनिकेत और आत्माराम अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े थे, जब उन्हें चर्च के अंधेरे गलियारे में एक साया आता हुआ दिखा। आत्माराम की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने घबराकर अनिकेत का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, साहब, कोई आ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। अनिकेत ने खुद को संभाला और अंधेरे की ओर देखा। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने की आहट चर्च के फर्श पर गूंज रही थी। आत्माराम का डर अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो पीछे हटते हुए लगभग दीवार से चिपक गया और आंखें बंद करके बुदबुदाने लगा, बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। लेकिन अनिकेत वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें उस साए पर जमी थीं। जैसे ही वह आकृति पास आई, हल्की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वह एक लड़की थी। उसके लंबे, घने बाल बिखरे हुए थे। वह सफ़ेद कपड़ों में लिपटी थी, और उसकी आंखें, वे गहरी थीं, उनमें एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन उसका चेहरा भावहीन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ ऐसा जो बहुत महत्वपूर्ण हो। चर्च की सन्नाटे भरी हवा में अजनबी लड़की ने धीरे से हाथ उठाया और इशारा किया कि वे उसके पीछे आएं। उसकी गहरी, बुझी हुई आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब दृढ़ता झलक रही थी। अनिकेत और आत्माराम ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीमे धीमे उसके पीछे बढ़ने लगे। आत्माराम अब भी सहमा हुआ था, लेकिन अनिकेत के भीतर उठते सवालों ने उसके डर को पीछे धकेल दिया था। लड़की उन्हें चर्च के एक कोने में ले गई, जहां कुछ अधकचरी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। जैसे ही उनकी नज़र वहां पड़ी, आत्माराम के मुंह से हल्की चीख निकल गई, जॉन साहब। वहां ठंडे पत्थर की जमीन पर जॉन बेहोश पड़ा था। उसका शरीर निश्चल था, चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था। अनिकेत तेजी से आगे बढ़ा और झुककर उसकी नब्ज टटोलने लगा। वो जिंदा है, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी लड़की ने धीरे से कहा, मैंने देखा था, छत गिर रही थी, अगर मैं उसे धक्का न देती
तो वह उसी के नीचे दब जाता। अनिकेत चौंककर उसकी ओर देखने लगा। तुम्हारा मतलब तुमने उसे बचाया? लड़की ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, पर गिरने की वजह से ये बेहोश हो गया, इसे तुरंत अस्पताल ले जाइए। जॉन जमीन पर बेहोश पड़ा था। अनिकेत ने झट से आत्माराम की ओर देखा और आदेश दिया, पानी लाओ। आत्माराम घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने कांपते हाथों से अपनी बोतल निकाली और अनिकेत को दी। अनिकेत ने जॉन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जॉन, उठो। जॉन की पलकें हल्की सी कांपीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। लेकिन वह अब भी अर्धा बेहोशी की स्थिति में था। उसकी नज़रें धुंधली थीं और होंठ कुछ बुदबुदाने की कोशिश कर रहे थे। हमें इसे जल्दी कार में बिठाना होगा, अनिकेत ने कहा। आत्माराम और अनिकेत ने मिलकर जॉन को उठाया और गाड़ी की ओर बढ़े। लड़की भी उनके पीछे पीछे हो लेती है। जॉन को कार में आराम से लेटाकर अनिकेत ने उस लड़की की ओर मुड़कर देखा। वह अब पहले से ज्यादा गंभीर लग रही थी। लेकिन तुम हो कौन? अनिकेत ने पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम वृषाली है, मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और मेरा यहाँ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त का यहाँ आना बहुत बड़ी भूल थी। अनिकेत और आत्माराम ने एक दूसरे की ओर देखा। क्यों? अनिकेत ने संदेह भरी आवाज में पूछा। वृषाली ने एक ठंडी नज़र चच पर डाली और धीरे से कहा, क्योंकि यह कोई घूमने की जगह नहीं है। जो आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, वे किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देती। इतना सुनते ही आत्माराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा और लगभग हकलाते हुए बोला, साहब, हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अनिकेत अब वृषाली की ओर मुड़ा और सीधा सवाल किया, आप यहाँ से कैसे जाएंगी? वृषाली ने सहज भाव से जवाब दिया, मैं स्कूटी से आई थी, चली जाऊंगी, चिंता मत करो। अनिकेत ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन तभी वृषाली चच के बाहर जाकर अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। ट्रर ट्रर। स्कूटी ने एक बार भी आवाज नहीं की। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन इंजन एकदम खामोश था। चच के बाहर की ठंडी हवा और अंधकार अब और भी भारी महसूस होने लगा। अनिकेत उसकी ओर गौर से देखता हुआ बोला, क्या मैं आपको छोड़ दूं? लेकिन वृषाली ने तुरंत हाथ उठाकर मना कर दिया, नहीं, मेरा घर पास ही है, मैं स्कूटी पैदल ही लेकर चली जाऊंगी। अनिकेत को उसकी बात अजीब लगी। इतनी सुनसान और भयानक जगह में कोई अकेले जाना चाहेगा? उसने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन आत्माराम आपके साथ जाएगा। इतना सुनते ही आत्माराम के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, नहीं, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। वो घबरा गया और अनिकेत के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। आत्माराम की घिघी बंध गई। उसने वृषाली की ओर देखा, वह अब भी शांत थी। वृषाली हल्की मुस्कान के साथ बोली, जरूरत नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ। फिर उसने स्कूटी को धक्का दिया और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। आत्माराम ने एक लंबी सांस छोड़ी, साहब, मुझे लगा मैं गया। वृषाली कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी और पलटकर मुस्कुराई। एक आखिरी बार कोशिश करूं, हो सकता है स्टार्ट हो जाए। अनिकेत ने हल्का सिर हिलाया, ट्राई कर लो, शायद चल पड़े। वृषाली ने स्कूटी की चाबी घुमाई और स्टार्ट करने की कोशिश की। गड़ गुड़ गुड़। अचानक स्कूटी स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनते ही आत्माराम की आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे, अभी तक तो चालू ही नहीं हो रही थी, उसने खुद से बड़बड़ाया। वृषाली ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, देखा, कभी कभी सही समय पर चीजें खुद ब खुद काम करने लगती हैं। उसने हेलमेट पहना, स्कूटी को एक्सीलरेट किया और अंधेरे रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ गई। आत्माराम ने एक लंबी, राहत भरी सांस ली। भगवान का शुक्र है, वो चली गई। साहब, ये लड़की भी बड़ी अजीब थी। अनिकेत ने कुछ नहीं कहा। वो बस दूर जाते स्कूटी की लाइट को देखता रहा, जो कुछ सेकंड बाद पूरी तरह अंधेरे में गुम हो गई। फिर उसने जॉन की ओर देखा, जो अब भी कमजोर लग रहा था लेकिन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। चलो,
अब इसे घर ले चलते हैं, अनिकेत ने कहा। आत्माराम तुरंत गाड़ी की ओर दौड़ा, मानो चच के पास एक और सेकंड भी बिताना उसे खतरे से भर दे। अनिकेत ने कार स्टार्ट की और सड़क पर गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था। क्या सच में वृषाली सिर्फ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, या इस रात के रहस्य का कोई अनदेखा हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, जॉन ने उस चच में ऐसा क्या देखा था जिससे वो बेहोश हो गया? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।